परी लोक से आया जादुई उड़ने वाला लहंगा। एक गांव में साक्षी अपनी विधवा माँ सुलेखा के साथ रहा करती थी। सुलेखा गांव के जंगलों से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचा करती थी, जिससे उनके घर का गुजारा चला करता था। वही साक्षी दिखने में इतनी ज्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन वो स्वभाव से बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, जिस वजह से सुलेखा को उसकी शादी की हमेशा चिंता लगी रहती थी। क्योंकि साक्षी के लिए रिश्ते तो बहुत आते थे, लेकिन उसके सामने चेहरे को देखकर कोई भी उससे शादी करना नहीं चाहता था। तभी एक दिन साक्षी के घर में उसकी बुआ उर्मिला आती है और कहती है, अरे सुलेखा, कैसी हो तुम? बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है हम लोगों का। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। साक्षी के पिताजी के जाने के बाद हम लोगों की जिंदगी इतनी ज्यादा उलझ गई है कि हम लोग तो किसी से मिल भी नहीं पाते हैं और ना ही किसी से बात कर पाते हैं। अरे इसीलिए तो आई हूँ। आज मैं अपने साक्षी के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। दीदी, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ सुलेखा, लड़का बहुत ही अच्छा है और पढ़ा लिखा भी है, और लड़के के परिवार वाले भी अच्छे हैं। हमारी साक्षी उनके घर बहुत ही खुश रहेगी। इसलिए तो मैंने लड़के वाले को कल घर बुला लिया, ताकि वो लोग साक्षी को देखकर रिश्ता पक्का कर सके। और इस तरह अगले दिन लड़के वाले साक्षी के घर आ जाते हैं। तभी कुछ देर बाद साक्षी हाथ में चाय की ट्रे लेकर बाहर आती है। तभी साक्षी की सादगी देखकर नकुल को साक्षी पहली नजर में पसंद आ जाती है। तभी नकुल की माँ शांति कहती है, अरे वाह, हमारी होने वाली बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। चलो शुक्र है, अब मुझे खाना बनाने की कोई चिंता नहीं रहेगी। और इस तरह लड़के वाले रिश्ता पक्का करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी सुलेखा कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ मेरी बेटी, तेरा रिश्ता पक्का हो गया। अब तू भी अपनी ससुराल चली जाएगी। अरे माँ, आप अभी से ही ऐसी बातें कर रही हो? साक्षी इतना कह ही रही होती है कि तभी नकुल की दादी का फोन आता है और वो कहती है, हेलो, मैं नकुल की दादी बोल रही हूँ। नकुल मेरा इकलौता पोता है, इसीलिए हम उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से करना चाहती हैं। इसलिए शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए अम्मा जी। मैं अपनी बेटी की शादी में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, वैसे लेन देन के बारे में क्या सोचा है तुमने? लेकिन अम्मा जी, कल तो बहन जी ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। हाँ, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी बेटी दिखने में इतनी ज्यादा सांवली है, तो हमें आस पड़ोस के लोग तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना कि हमने यह शादी किस लिए की है। अगर तुम्हारी बेटी इतनी ही सुंदर होती तो हमें इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना कहकर नकुल की दादी फोन काट देती है। वही सुलेखा नकुल की दादी की बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी साक्षी कहती है, क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस वो तुम्हारी शादी की तैयारियां की थोड़ी चिंता हो रही थी, और कुछ नहीं। अच्छा, अब मैं जंगल में लकड़ियां काटने जा रही हूँ, तुम खाना खा लेना। और इस तरह सुलेखा अपनी बेटी को कुछ भी नहीं बताती है और चुपचाप जंगल में जाकर लकड़ियां काटने लगती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगती है, अब मैं इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से इंतजाम करूँगी? पहले तो सिर्फ शादी की तैयारियां की चिंता थी, लेकिन अब तो उन लोगों को दहेज भी देना पड़ेगा, लेकिन जिसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। इतना कहकर सुलेखा जंगल से ढेर सारी लकड़ियां काटने लगती है और लकड़ियां काटते काटते उसके हाथों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी वो निराश होकर कहती है, हे भगवान, मेरा शरीर तो अभी से ही मेरा साथ छोड़ रहा है, अब मैं इतनी जल्दी पैसे कहाँ से इंतजाम कर पाऊंगी? सुलेखा इतना कह ही रही होती है कि तभी बादलों से एक सुंदर सा उड़ता हुआ लहंगा सुलेखा के पास आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सुलेखा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी उस लहंगे में से एक आवाज आती है, घबराओ मत सुलेखा, मैं एक जादुई परी लोक का उड़ने वाला लहंगा हूँ और मुझे यहाँ रानी परी ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। तो बताओ, तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? उस जादुई लहंगे की बात सुनकर सुलेखा उसे अपनी सारी परेशानी बता देती है, जिसके बाद वो जादुई लहंगा कहती है,
बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगी। बस तुम मुझे अपने घर ले चलो। लहंगे की इतना कहते ही सुलेखा जैसे ही लहंगे को अपने साथ में उठती है, वैसे ही सुलेखा हवा में उड़ने लगती है और उड़ते उड़ते सुलेखा अपने घर पहुंच जाती है। तभी सुलेखा उस जादुई लहंगे के बारे में अपनी बेटी को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद जादुई लहंगा साक्षी से कहती है, सुनो, तुम जल्दी से इस लहंगे को पहन लो, उसके बाद तुम परियों की तरह खूबसूरत दिखने लगोगी और इस लहंगे को पहनकर तुम जो भी कुछ मांगोगी, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। लहंगे की बात सुनकर साक्षी जैसे ही उस लहंगे को पहनती है, वैसे ही उसका रंग रूप परी की तरह बदल जाता है और वो भी परियों की तरह खूबसूरत दिखने लगती है, जिसके बाद सुलेखा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर नकुल अपनी दादी के साथ आता है और साक्षी का इतना सुंदर रूप देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, माफ करना आंटी जी, हम यहाँ अचानक से आ गए, पर मैं आपसे बस इतना ही कहने आया था कि हमें आपसे कोई दहेज नहीं चाहिए। साक्षी जैसी भी है मुझे बहुत पसंद है और अब दादी ने भी इस बात को मान लिया है। अरे आप ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, कौन सी मांग? साक्षी की बात सुनकर सुलेखा उसे सारी बातें बता देती है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में नकुल और साक्षी की शादी हो जाती है। तभी साक्षी अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरे जाने के बाद आप अकेले अपना जीवन कैसे गुजारोगी? इसीलिए मैं जाने से पहले आपको कुछ देना चाहती हूँ। हे जादुई लहंगे, मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपनी माँ को दे सकूं, क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरी माँ बहुत अकेली पड़ जाएगी। साक्षी के इतना कहते ही उस जादुई लहंगे में से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलने लगते हैं, जिसे देखकर साक्षी और उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और कुछ देर बाद साक्षी अपने जादुई उड़ने वाले लहंगे की मदद से नकुल के साथ उड़ते हुए अपने ससुराल पहुंच जाती है, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है और नकुल के आस पड़ोस के लोग नकुल की शादी की चर्चा करने लगते हैं। वही सुलेखा भी उन सोने के सिक्कों को बेचकर अपनी एक बड़ी सी कपड़े की दुकान खोल लेती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी अपनी जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं।